देखो कल हम लोग जो पढ़े थे सेल, जो हम लोग, पहले सुन लो मेरी बात, जो हम लोग कल पढ़ा रहे थे, जो कल हम लोग पढ़े थे, ये पढ़े थे कि सेल की जो साइकिल होगी, सेल साइकिल या सेल डिवीजन, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होगा जो यूज करेंगे हम लोग, तो इससे जब आगे बताएं तुम लोग को बहुत आफत ना है, जिससे जानकारी रहे। अब तुम लोग उसको भुला दिए। तभी क्या पूछे थे हम, इससे क्या पूछे तुमसे, लिविंग, कोई अगर बोले कि लिविंग में, नॉन लिविंग में और डेड सेल में क्या डिफरेंस है, बताओ। नॉन लिविंग में और डेड सेल में क्या डिफरेंस, उसी से पूछ रहे हैं पहले, बताओ। तुम बताओ कासवी, डेड सेल जो कभी, नॉन लिविंग, जो देखो जो कभी जिंदा थी वो क्या कहलाएगी, डेड सेल। जो कभी जीवित नहीं थी क्या कहलाएगी, नॉन लिविंग सेल। बस समझ गए ना। मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 9th में ऐसे आए हो गए हो, और फिर 10th में आ गए हो, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, समझ रहे हो ना। हाँ नहीं, बोर्ड देखो, बोर्ड में डरना नहीं है, डर नहीं लाना है दिमाग में, लेकिन ये कि थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा सिंसियर बनो, अब समय बदल चुका है ना। सिंसियरली काम नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। और इस बार ऐसे हम पढ़ाएंगे तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, जब तक आएगा नहीं मार मार के भगा देंगे यहाँ से, जान जाओ, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो। हाँ, और डंडा से नहीं देख रहे हो तो ये वो वाली लाठी, जो पुलिस वाली लाठी है ना, तो कैसे मारते हैं, दोनों हाथ से पकड़, समझ गए ना ऐसे। चलो तो अब ध्यान समझो। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल का डिवीजन, है ना। डिवीजन का मतलब जो सेल है वो डिवाइड होती है। ये डिवाइड कैसे होती है और ये डिवाइड क्यों होती है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो कल हम लोग वो टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, एक होता है ग्रोथ और एक होता है रिपेयर, और तीसरा था डेड, है ना। जब अगर देखो, जब कोई भी सेल ग्रोथ करेगी, अगर कोई सेल ग्रोथ कर रही तो पक्का उसमें क्या होगा, उसका साइज या तो बढ़ेगा, या तो उसका क्या हो जाए, नंबर बढ़ जाए। बात समझ गया ना। लेकिन नंबर बढ़ने से पहले उसका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम जब से पैदा हुए अगर हमारी सेल उतनी ही रहती तो इतने बुद्धे रहते, धीरे धीरे इतने बड़े। अब धीरे धीरे सेल डिवाइड हो रही है, नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, हम लोग इतने बड़े हो गए, कुछ दिन बाद और बड़े हो जाएंगे, छत बराबर। बस समझ रहे हो ना। तो ऐसे हम लोग डिवाइड होते चले जा रहे हैं। अच्छा जानते हो, एनिमल, ऐसा ग्रोथ एनिमल में नहीं होता कि हमारा साइज आज इतना है तो मरते 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 छत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन प्लांटों में ऐसा होता है। जैसे एनिमल्स क्या है, उनकी ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, कि एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा तो साइज बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन प्लांट क्या है, उनकी लंबाई रुकती नहीं है, वो पूरे मरते दम तक उनका क्या होता है, बढ़ते रहते है ना। एनिमल की एक ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है, और प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब उसमें सेल डिवीजन हमेशा होगा, और हमारे में भी होगा, लेकिन क्या कि लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं होगा। बस समझ रहे ना। तो ये प्रोसेस होती है। तो ऐसा सेल डिवीजन की पहले तो जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ग्रोथ करना है, चाहे वो साइज में ग्रोथ कहो, चाहे वो नंबर में ग्रोथ कहो, और वो ग्रोथ जरूरी भी है। और दोबारा जैसे मान लो अगर नंबर बढ़ रहा है, तो हम कहें नंबर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो नंबर कितना बढ़ जाएगा, उसको कंट्रोल भी करना होगा। तो एक समय आएगा जो ये बहुत सारी डिवाइड की हैं, इसमें से कुछ मर जाएंगी। अगर मान लो ये बनी तो ये वाली मर जाएगी, या कुछ और जो पहले वाली है वो मरेगी, दूसरा बनेगी, है ना। इसे तुम लोग जब रगड़ रगड़ के मैल छुटाते हो तो मैल के साथ साथ स्किन का एक लेयर भी कभी कभी निकल जाता है, जो डेड सेल होती हैं। इसलिए ये पत्थर पूरा एकदम लगे रगड़ने, पूरा एक परत निकाल दिए, समझ गए ना, कि हम शायद गोरे हो ही जाए। ऐसा होता नहीं है, अब जैसी शक्ल है उसी तरह होगे, है ना। अब तो ऐसे ही करते, तो ये सेल इस तरह से डेड होती है। और हमने बताया था जो ब्लड सेल हमारी होती है, ब्लड सेल की भी अपनी अपनी लाइफ स्पैन होती है, कुछ 1 हफ्ता, कुछ 15 दिन, कुछ 20 दिन, कुछ 120 दिन, उसको तो मरती है फिर दोबारा बनती है, फिर मरती है फिर बनती है। तो इसलिए सेल ग्रोथ होना जरूरी है। अब देखो जब डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे तो डिवीजन ऐसे नहीं होता है, डिवीजन एक मैनर में होता है, मतलब एक अरेंजमेंट में होगा डिवीजन। जैसे मान लो कि हमको इस सेल को डिवाइड करना है, हमको मान लो ये सेल है, इस सेल को हमको डिवाइड करना है,
ठीक है। तो देखो इसको डिवाइड करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना, इस सेल को डिवाइड करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर हम तुमको कह रहे हैं कि तुमको इसको सीधा सीधा से डिवाइड कर दो, बस समझ रहे हो, इसको सीधा डिवाइड कर दो, तो अगर हम तुमको बोलेंगे सीधा डिवाइड करोगे तो अगर ऐसे कर दोगे तो गलत मान लिया जाएगा ना, क्योंकि हमको किसी जरूरत है सीधा ऐसे डिवाइड। तो ऐसे जब सीधा डिवाइड करेंगे तो मान लो चलो ऐसे हम डिवाइड कर दिए, ऐसे यहां से ऐसे ले गए, ऐसे से क्या कर दिए, डिवाइड करके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। देखो ऐसा, एक इधर की सेल हो गई, इधर सेल हो गई। हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे ना करके इसको इधर से डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा डिवाइड। अब हमको जोन सा टुकड़ा चाहिए वो उस टाइप से हम सेल को डिवाइड करेंगे, बस समझ रहे हो ना। अगर हम कह रहे हैं ऐसे तुम कर दे रहे हो ऐसे, तो गलत मान लीजिएगा, वो सेल फिट बैठेगी नहीं। इसे दरवाजा ले आओगे मान लो बाहर से लगाने के लिए, तो जो इस शेप में बैठ जाएगा वही तो ले आओगे, कट करके अलग से ले आओगे तो उसमें नहीं बैठेगा, तो काम नहीं बनेगा। तो हमें प्रॉपर सेल को डिवाइड करना है उसके प्रॉपर मैनर में, कि वो उसमें सही सटीक बैठ जाए। और एक और होता है, सबकी ग्रोथ मतलब डिवीजन भी एक लिमिटेड होता है, कि ऐसा नहीं कि डिवीजन करना शुरू किए तो फिर बंद ही नहीं करिए, हो अनकंट्रोल हो गया। अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तो वो जानते हैं वो कैंसर कहलाता है। जैसे जो कैंसर होता है उसकी परिभाषा होती है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर कहीं की भी सेल अगर ग्रोथ करना बंद नहीं कर रही है, अगर वो अनकंट्रोल हो गई है, तो वो कैंसर कहलाता है। वो कैंसर की डिफिनीशन भी एक है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल नोन एज कैंसर। जैसे मान लो कहीं को माउथ कैंसर कुछ हो जाता है ना, देखो पूरा ऐसे भयंकर दिखाई देने लगता है। किसी किसी में ब्लड कैंसर होता है, ब्लड की सेल कंटिन्यू बनती रहती है ना। बहुत सारा कैंसर देखने को मिल रहा है ना। तो ये एक प्रकार का वो है। तो अगर सेल डिवीजन होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि डिवीजन इतना हो जाए कि वो रुके ही ना, है ना। तो डिवीजन एक लिमिट में होना चाहिए, बात समझ गए ना। तो ये हमको समझना है। देखो हम लोग आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, तो देखो ये है सेल डिवीजन जब होती है तो उसमें आता है, जानते हो, एक आती है सेल साइकिल, पहले चलता है। जब कोई भी सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले उसको हम एक उसके साइकिल को समझेंगे, वो सेल कितने स्टेज में डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा कि ये हमारी सेल है, अब ये मेरी सेल डिवाइड होने वाली है, ये सेल डिवाइड होने वाली है। अब ये सेल डिवाइड होके दो पार्ट में बट गई ऐसे। तो ये ऐसे तुरंत डिवाइड नहीं हो जाएगी, इसको यहां से यहां तक आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब वो टाइम लगेगा, और वो टाइम वो कैसे डिवाइड होगी वो बात डिपेंड करेगा वो कौन सी सेल है, बात समझ रहे हो ना ऐसा। तो ये सेल डिवाइड होगा तो इसकी पूरा एक साइकिल चलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, बात समझे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी घर में शादी होनी है। अब जो शादी की तैयारी होती है वो लगभग 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले से चलना शुरू हो जाता है ना। जैसे मान लो सबसे पहला काम क्या होगा, थोड़ा घर को अच्छे से मेंटेन कर लो, जो अधूरा हो उसको पूरा कर लो, पुताई उताई कर लो, थोड़ा अच्छा लगने लगा, है ना। फिर नात रिश्तेदार मतलब गेस्ट लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कैसे करेंगे, सारा व्यवस्था पहले कर लो, है ना। उसके बाद शादी में लगने वाले सारे सामान मार्केट में जो आता है सब अरेंजमेंट कर लो, शॉपिंग वगैरह कर लो, सब कुछ कर लो। अब देखो ये सब करने में कितना समय लगेगा, कम से कम 1-2 महीने से पहले चालू चलता है। अब फिर जब सेल मतलब जब शादी होना होता है तो बस एक रात में सारा खत्म, बस समझ गए ना। तो ऐसे ये सेल भी होता है, जब यहां से यहां तक आती है तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बहुत सारे अपने अंदर इसको अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हाँ अब हमारी सेल डिवाइड होने वाली है। अब जैसे तैयारी पूरी हो गई, सेल डिवाइड होकर 2 बन गई। तो ये जो यहां से यहां तक का पूरा समय लेगा उसी को क्या बोलेंगे, सेल का साइकिल। तो सेल डिवीजन में पहले क्या पढ़ा जाएगा, सेल साइकिल। अब वो सेल साइकिल क्या है, देखो जैसे ये यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो यहां दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है G1 S G2, और ये जो पूरा फेज है इसको बोलते हैं M फेज। तो ये 3 फेज में सेल, ये 4 फेज है, G1 S G2 M, इतने फेज में सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सेल का डिवीजन कितने फेज में होता है, उस पूरे फेज को सेल का साइकिल बोलते हैं, बस समझ गए ना। अब देखो इसमें एक बात और समझना है, जैसे अभी हमने बोला कि सेल जो है
हमेशा डिवाइड होती रहती है आवश्यकता अनुसार, और उसकी डेथ भी होती रहती है, और फिर नई सेल फिर बनेगी, फिर डिवाइड होगी, फिर नई सेल बनती रहती है। तो ये पूरा जितनी भी सेल डिवाइड होगी उसको पूरा इन सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे जितने लोगों की शादी हुई होगी उसको उन सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा पक्का, ऐसे इसकी भी जितनी सेल डिवाइड होगी सब में पहले G1 आया होगा, फिर S आया होगा, फिर G2 आया होगा, फिर M फेज आया होगा। ये सभी फेज ऐसे डिवाइड होते होंगे। बात समझ रहे हो ना इसमें? अब देखो यहां से हमको इस बात को समझना है कि ये सेल डिवाइड होती है तो कैसे होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो हम बता रहे हैं पहले, तो ध्यान से, जैसे एक ये सेल है छोटी सी। अब मान लो ये सेल क्या है, ये डिवाइड होके, मतलब इसके अंदर एक ऐसा कोड है कि ये सेल डिवाइड होके आगे चल के इसको क्या बनाना है। मान लो ये लीवर की सेल है ना, तो अगर ये डिवाइड हो गई तो लीवर की ही सेल दोनों बननी चाहिए। मतलब अगर ये लीवर है तो ये भी किसकी, लीवर की सेल बननी चाहिए। बस समझ ना। और जब ये यहां से यहां तक आएगा तो बीच में वो सभी स्टेज देखने को मिलेगा, G1 S G2 M, तब जाके यहां तक पहुंचेगा। बस समझ ना। अब जानते हो जब ये डिवाइड होता शुरू होता है ना, तो जैसे जैसे इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो जब यहां पहुंचता है, यहां पर एक चेक पॉइंट होता है। जब G1 से S में आएगा तो चेक पॉइंट होता है, वो उसको चेक करेगा कि अगर तुम लीवर की सेल हो तो आगे जाके लीवर ही बनाओगे क्या। बस समझ रहे हो ना। अगर मान लो कहीं ये लीवर की सेल है लेकिन बना गई कुछ इंटेस्टाइन, तो ये जो चेक पॉइंट है उसको यहां से वापस भेजेगा, वापस जाओ और अपने आप को रिपेयर करके आओ कि तुम जो बोल है वो बनाओगे नहीं। बस समझ रहे हो ना। तो जैसे मान लो अगर हमने लीवर सेल को बनाने को भेज दिया, अब पता लगा वो लीवर ना बना के इंटेस्टाइन बना रहा है, तो उसके बॉडी में लीवर बनवा ही नहीं करेगा, क्या बन जाएगा पूरा, इंटेस्टाइन। तो ऐसी बॉडी तो सर्वाइव करेगी नहीं। जैसे मान लो हम हार्ट बनाने के लिए भेजे हैं, तो वो सेल हार्ट ना बना के कुछ और बना दे रही है, तो उसके अंदर हार्ट नहीं रहेगा। जैसे मान लो दिमाग बनाने वाली सेल है, तो उसके अंदर क्या नहीं रहेगा, दिमाग ही नहीं रहेगा, जैसे तुम लोग की हो। बात समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे भेजता रहेगा, उस तरह नहीं बनेगा। तो उसको ये सेल में क्या करता है, उसको चेक पॉइंट चेक करता है, और जैसे चेक करेगा, चेक करने से पहले या तो उसको रिपेयर करने के लिए पीछे भेज देगा। अगर वो रिपेयर नहीं हुआ, दोबारा आ गया, तो इस पूरे सेल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा कि तुम आगे डिवीजन करने योग्य नहीं हो, है ना। तब इसको क्या कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। तो ये पूरा सेल पहले G1 S G2 M में चलता है ना। अब देखो इन्हीं तीनों को हमको पहले इसके जितने भी इसके क्रम है, पहले इसको समझना है कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, और M में क्या होता है। इन सभी को पहले इसके बारे में पूरा पहले समझना है, उसके बाद समझेंगे। तो पहले यहां देख लो, ये जो लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिवीजन ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ सेल, और ये मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई द सेल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखो जब वो डिवाइड होती है तो डिवाइड होके एक सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, जो हमने बताया। और यहां पे देखो सेल ग्रोथ यानी साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बट डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली इन द स्पेसिफिक स्टेज। मतलब जब सेल डिवाइड होना होगा तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो मेन कंटेंट है न्यूक्लियस, अर्थात उसके अंदर जो डीएनए होता है, एक जब निश्चित स्टेज में पहुंचेगा तभी वो डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब देखो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरियस ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ एंड ईच सेल टाइप। एग्जांपल इसको ड्यूरेशन ऑफ टिपिकली यूकैरियोटिक सेल अगर कोई है तो उसका जो टाइम होता है वो लगभग होता है 24 आवर्स, है ना। अगर ईस्ट की बात करें तो केवल कितना होता है, 90 मिनट। मतलब अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है तो वो लगभग 24 आवर्स में डिवाइड होगी। अगर कोई ईस्ट मतलब ये प्रोकैरियोटिक, ये डिवाइड हो जाएगा कितने में, 90 मिनट में। ये वाली साइकिल देखो ये साइकिल जो दिखाई दे रही है, ये है G1, मतलब यहां से सेल डिवाइड होना शुरू होगा। देखो ये एक सेल है और ये यहां पहले आएगा, फिर इसका साइज बढ़ता जाएगा और यहां पे आके देखो ये डिवाइड होकर दो बन गई है। बात समझ आ रहा है। तो देखो एक बात और है कि ये जो G1 है और S है और G2 है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज।
फेज, G1 है ना। अब देखो इट इज द फेज बिटवीन, अगर अब उसके बाद जो M फेज है, देखो ये M फेज, यहां से मतलब अगर देखा जाए डिफरेंस से बोल सकते हैं हम लोग इसको कि बिटवीन द M फेज जो टाइम है, मतलब जो स्टेजेज है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक जब M आएगा तो बंद हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। तो पहला क्या आएगा, इंटरफेज, या इसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं। मतलब ये डिवाइड होगा, प्रिपरेशन हो रहा। तो इट इज द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव M फेज, दो M फेज के बीच की जो डिस्टेंस वो है टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, देखो इट इंक्लूड द सेल ग्रोथ एंड DNA सिंथेसिस। इसमें सेल का पहले क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, और DNA सिंथेसिस होगा। और फिर देखो इट लास्ट द मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। मतलब जो ये इंटरफेज है पूरे सेल साइकिल का 95% इसी में टाइम लगता है। मतलब देखो एक होगा इंटरफेज और एक होगा M फेज। तो सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है, इंटरफेज में। इसे हमने बताया कि नहीं, सबसे ज्यादा कहां समय लगता है, तैयारी में, होने में तो बिल्कुल एक कम समय लगता है। अब फिर जो 5% है वो होता है। अब देखो इंटरफेज को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसके 3 फेज होते हैं, इंटरफेज के 3 फेज होते हैं। अब इंटरफेज में 3 फेज कौन कौन, देखो एक हो गया G1, या इसको गैप 1 है ना, या इसको हम लोग G1 फेज बोल सकते हैं, या गैप 1 बोल सकते हैं, या एंटी फेज बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब देखो अब वही कहीं G1 फेज में क्या होगा, गैप में, तो इसका क्या इवेंट है, देखो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल हमने बताया सेल कंटिन्यू क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जब ग्रोथ हो रहा तो किस फेज में है, गैप फेज में। अब उसके बाद ये क्या करेगा, सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। देखो आ गया ना टर्मिनोलॉजी मेटाबॉलिकली, अब तुम इसको मतलब समझ गए होगे। वो मेटाबॉलिकली हो जाएगी, बहुत एक्टिव हो जाएगी, मतलब जल्दी से टूटेगा, जल्दी से बनेगा, जल्दी से टूटेगा, जल्दी से बनेगा। मतलब टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, जल्दी जल्दी बंद चला जाएगा, तभी तो जल्दी डिवाइड करेगी। बस समझ रहे हो ना, इसका मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा यूज होगा और जल्दी जल्दी टूट जाएगी। तो इसका मतलब वो मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और प्रिपेयर द मशीनरी फॉर द DNA रेप्लीकेशन। और देखो इस फेज में DNA का रेप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब DNA डिवाइड नहीं होगा, लेकिन DNA के रेप्लीकेट होने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बस समझ रहे हो ना, DNA रेप्लीकेट मतलब जैसे कि जब सेल डिवाइड करेगी तो सेल का DNA भी डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं DNA का रेप्लीकेशन। मतलब एक DNA से दूसरा DNA बनेगा तो उसको बोलते हैं DNA का रेप्लीकेशन। अब जब DNA रेप्लीकेट कर रहा है ना, तो रेप्लीकेट नहीं करेगा, लेकिन रेप्लीकेट करने की तैयारी इस फेज में स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ गए ना। और देखो अब सिंथेसाइज RNA एंड प्रोटीन, और ये RNA और प्रोटीन का बनना भी इसी फेज में शुरू हो जाएगा। अब देखो अब दूसरा आएगा S फेज, या इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। अब देखो इसमें क्या होगा, इन दिस DNA रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस। देखो जो तैयारी DNA के रेप्लीकेशन के लिए यहां हुआ था, कहां पे, G1 में, वो आके S फेज में हो गया। तो जो DNA रेप्लीकेट होना शुरू हुआ था, मतलब तैयारी हुआ था, वो जाके सिंथेसिस फेज में DNA रेप्लीकेट हो गया। अब देखो ये अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल। अगर DNA रेप्लीकेट हो गया, दो बात नहीं, अगर DNA रेप्लीकेट हो गया तो एक DNA से क्या बन जाएगा, 2 DNA। इसलिए देखो अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। एक बात समझो पॉइंट की बात, देखो एक्चुअली होता क्या है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA। हाँ तो जैसे अभी मान लो, देखो ये है मान लो क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA। तो अभी DNA डिवाइड होकर 2 होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ है। जब खूब सारा DNA डिवाइड हो जाएगा पूरा, तब क्रोमोसोम भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गए ना। हाँ DNA वाली ना, हाँ अभी क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर तो सेल है। देखो ऐसे देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हम करें कि हम इस रूम को डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड मतलब 20 से दीवार उठाएंगे। तो मान लो आज हमने इतने दीवार उठा दिया, तो इस रूम का इतना पार्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अभी इतना क्या हुआ, बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आज डिवाइड हो गया है, अब कल इतना हो जाएगा, फिर उतना हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया।
अब जो पूरा जब हो जाएगा तो बोल देंगे रूम डिवाइड हो गया, तो जब पूरा डिवाइड तो बोल देंगे पूरा क्रोमोसोम क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बात समझ गया ना, तो ये होता है ये। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या है, इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बीइंग्स इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। अगर एनिमल सेल है तो उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होगा वो न्यूक्लियस में, एंड जो सेंट्रियोल होगा वो डुप्लीकेट होगा साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल सेल बायोलॉजी में पढ़ा जब तुम लोग क्लास 9th में, किसी को मालूम है सेंट्रियोल क्या है? जो क्रोमोसोम के बीच में उसको पकड़ते रखता है उसको सेंट्रियोल बोलते हैं, है ना, वो डिवाइड नहीं होगा। अब देखो आ जाएगा G2 फेज, क्या आ जाएगा, G2 फेज, या इसको हम लोग गैप 2 फेज बोलते हैं। ये वाला क्या था, गैप 1 फेज, G1 फेज, फिर क्या आया S फेज, फिर क्या आया गैप 2 यानी G2 फेज। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड हुआ, अब दोबारा से ग्रोथ होगा, सेकेंड ग्रोथ फेज, सेल ग्रोथ कंटिन्यू, ये सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू, मतलब इसमें आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहेगा। और सेल प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस, और सेल एकदम प्रिपेयर हो जाएगी डिवीजन करने के लिए, मतलब अब सेल फट के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इतना काम होगा कहां पे, इस वाले गैप फेज में। अब देखो क्या खत्म हो गया, इंटरफेज खत्म, G1 S G2। अब इंटरफेज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या आएगा, M फेज यानी माइटोसिस फेज। बात समझ गए ना। अच्छा एक बात और तुम लोगों को बताना भूल गया, जो सेल का डिवीजन होता है, अभी आगे मिलेगा वैसे, लेकिन थोड़ा यहां समझा देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जो सेल का डिवीजन होता है ना, देखो वो 2 कैटेगरी का होता है। देखो एक होता है, पहले यहां थोड़ा समझ जाओ, एक होता है माइटोसिस और एक दूसरा होता है मियोसिस। मतलब जब एक सेल, ध्यान समझना इसको बिल्कुल, नहीं तो भूल मजा नहीं आएगा। जब एक सेल डिवाइड होकर 2 बनती है तो 2 कैटेगरी से बनती है, एक होती है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। डिवाइड दोनों उसी तरह से होगा, बस उसके अंदर का कंटेंट को थोड़ा समझना है। अब देखो कंटेंट मतलब, जैसे मान लो एग्जांपल देखो, यहां पे हमने एक सेल ले लिया, हमने यहां पे एक सेल ले लिया ये वाली, और एक दूसरी सेल ले लिया। अब ये बात तुम लोग ध्यान दो कि अगर मान लो सेल लिए हैं तो इस सेल के अंदर पक्का न्यूक्लियस होगा, पक्का न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। अब हम मान लें कि ये सेल ह्यूमन के लिए है, बस समझ रहे हो, मान लो क्या लिए, ह्यूमन की सेल। तो ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है कितना होता है, 46, तो इसमें क्या रहेगा 46, बस समझ गए ना। अब इस सेल को डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक माइटोसिस कर देंगे, एक मियोसिस कर देंगे। तो जब ये सेल डिवाइड होगी, जब ये सेल डिवाइड होकर 2 पार्ट में बनेगी, मान लो यहां पे आया, ये पार्ट बन गया 2 पार्ट सेल का, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक इधर डिवाइड हो गया। अब ये वाला भी मान लो डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको प्लस कर दें, थोड़ा समझ में आए इससे। समझ गए बात को। देखो अब 46 क्रोमोसोम यहां पे भी है और यहां पे भी है। और जब देखो अगर कोई सेल में पूरा क्रोमोसोम है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये सेल डिप्लॉयड है, अर्थात इसको हम लोग 2n कंडीशन भी बोल सकते हैं। और ये भी क्या होगी, 2n कंडीशन, समझ गए ना, ये भी क्या होगा 2n कंडीशन। अब देखो बात ये है कि जब ये अगर किसी भी सेल में माइटोसिस होगा, तो जब सेल डिवाइड हो जाएगी, तो जब ये 2 सेल बनी है तो जितना क्रोमोसोम यहां था उतना क्रोमोसोम इस पे भी होगा और इस पे भी रहेगा, और ये भी 2n रहेगी और ये भी 2n रहेगी। बात समझ गए ना। लेकिन अगर मियोसिस होगा तो ये जो ये 46 क्रोमोसोम था
ये 46 क्रोमोसोम ना होके 23 यहां हो जाएगा और 23 इस पे हो जाएगा और ये n हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। हाँ अरे सॉरी, अरे यार वो 23 लिखे थे भाई, मिटवा दिए तुम। 23 ये देखो, ये भी n होगा, ये n हो गया। ये माइटोसिस में हमेशा सेल का जो क्रोमोसोम का कंटेंट है जो यहां है वो डिवाइड होने के बाद भी सेम रहेगा, और अगर मियोसिस होगा तो इसमें ये इसका आधा हो जाएगा। नहीं, ग्रो हुआ है, पहले समझो बात को, बस दोनों की कंडीशन एक्चुअली अलग अलग होती है। अभी तुम लोग बात समझोगे, कंडीशन कहां पे ये होता है और कहां पे ये होता है, बताएं। प्रिपरेशन बिल्कुल सेम होगी, बस ये जो एम फेज होता है, एम फेज को इसको एक एम फेज को माइटोसिस बोलेंगे और एक एम फेज को मियोसिस बोलेंगे। बाकी G1 S G2 M दोनों में होगा, बस समझ गए ना। अगर माइटोसिस होगा तो भी एम ही है, मियोसिस होगा तो भी एम है। लेकिन अगर ये कंटेंट डिफरेंट हो रहा है तो मियोसिस, अगर सेम हो रहा है तो क्या होगा, माइटोसिस। बस समझ गए ना। अब देखो, अब ये दोनों ये होगी कहां, ये बात समझ जाओ। याद करो, जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें गैमीट बनते हैं, बस समझ रहे हो ना। और गैमीट कहां से बनता है, मेल बॉडी से और फीमेल बॉडी से, और फिर वो दोनों गैमीट मिल के क्या बनते हैं, एक बनता है। तो याद करो, जब मान लो जब कभी भी गैमीट बनेगा तो हमेशा क्या होगा, मियोसिस। क्योंकि चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, वो अपने ओरिजिनल सेल का आधा होता है, बस समझ गए ना। और वही आधा आधा मिलके पूरा होकर तो एक बॉडी बनती है। तो जब इसे मान लो, इसे एग्जांपल देखो, इसे मान लो यहां से, मान लो यहां पे एक मेल है और यहां एक क्या है, फीमेल है। अब इस मेल से यहां क्या बना, मान लो ये, मान लो ह्यूमन है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, स्पर्म। और ये फीमेल है तो यहां क्या बनेगा, ओवम। एक भी बोल सकते हैं, है ना, OVUM, OVUM, है ना। ये क्या बनेगा, ओवम। अब देखो, जो ये मेल है अगर देखा जाए तो इसका क्रोमोसोम नंबर 46 रहेगा और इसका भी 46 ही रहेगा। लेकिन जब ये डिवाइड होकर स्पर्म यानी गैमेट बनेगा तो ये 23 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 23। यानी अगर ये 2n रहेगा और ये भी 2n रहेगा तो ये डिवाइड होके n हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है, डिवीजन। यहां कौन सा होगा, मियोसिस। बात समझ गए ना। अब जब मियोसिस होगा, अब देखो यही n जब मिल जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला इस क्या बन जाएगा, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n, अर्थात कितने क्रोमोसोम हो जाएगा, 46। बात समझे। तो कभी जरूरत पड़ती है मियोसिस की भी, कहां पड़ी, जब गैमेट का फॉर्मेशन होना है। अब देखो, अब यही वाला जाइगोट, ये जाइगोट ऐसा नहीं रहेगा। अब ये जाइगोट का साइज बढ़ेगा और ये नंबर बढ़ेगा, डिवाइड करेगा। तो जब ये जाइगोट, अब समझो कि ये जाइगोट यहां पे आ गया, अब ये जाइगोट, अब इस जाइगोट का फिर से डिवीजन होना है, तो ये जाइगोट डिवाइड होकर 2 बना, फिर ये जाइगोट डिवाइड होकर 4 बना, तो इसमें सेल डिवीजन होता जा रहा है। अब यहां पे जो होगा, यहां पे होगा माइटोसिस, क्योंकि ये भी 46 रहेगा, ये भी 46 रहेगा और ये भी क्या रहेगा, 46। लेकिन यहां पे जो होगा वहां पे क्या होगा, मियोसिस। बात समझ गए, पसंद आई। तो मियोसिस भी होना होता है और माइटोसिस भी। अब डिपेंड करता है, अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मियोसिस। अगर सेल केवल ग्रोथ करेगी तो क्या होगा, माइटोसिस। बात समझ गए। अब जब भी मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएगा, हाफ, है ना। पोलैरिटी लेवल अगर 2n तो क्या हो जाएगा, n। अगर माइटोसिस होगा तो क्या होगा, सेल का ग्रोथ हो रहा है। जैसे मान लो बेबी, अभी कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, छोटा रहेगा, अब उसका ग्रोथ हो रहा है तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस, है ना, क्योंकि उसका ग्रोथ हो रहा है ना, उसका क्रोमोसोम हाफ थोड़ी हो रहा है। जब उसके अंदर गैमेट बनेगा तब क्या होगा, मियोसिस। बस समझ गए ना। तो ये दोनों प्रोसेस होने हैं।
अब ये एक बार माइटोसिस एक बार मियोसिस। तो जब कभी भी सेल में माइटोसिस होगा तो सेल का ग्रोथ होगा, और जब मियोसिस होगा तो सेल क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। बस समझे? तो यही वाली बात यहाँ पे थी। अब ये बात यही था कि अब ये आएगा एम फेज, तो पहले आया है माइटोसिस, अगर यहाँ एम मियोसिस होता तो यहाँ आया था क्या आता है, मियोसिस। तो ये होता प्रोसेस वही है, अभी दोनों मिलेगा, अभी मियोसिस भी मिलेगा, लेकिन पहले ये साइकिल समझ जाओ, है ना। तो ये साइकिल में देखो क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑफ, एक्चुअल सेल मतलब इसको बोलते हैं माइटोसिस। और ये ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स, केवल कुछ घंटों की बात है तो हो जाता है। ये एम फेज इंक्लूड द कैरियोकाइनोसिस जिसको न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, और साइटोकाइनेसिस जिसको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो जब सेल डिवाइड करेगी, जब सेल डिवाइड करेगी तो जब सेल डिवाइड करेगी, जैसे मान लो ये सेल है तो इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी होता है ना, ये न्यूक्लियस है। तो सेल डिवाइड करने से पहले, सेल डिवाइड करने से पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। बस समझे? तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ऐसे अगर भूल जाए तो न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक। और केंद्रक मतलब कैरियो के है ना, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, क्या डिवाइड कर जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करके ऐसे दो पार्ट में बन गया तो ये क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। बात समझ गए ना। तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल देखो, जब घर में कभी बंटवारा होता है दो भाइयों में, तो पहले झगड़ा, पहले सुनो ध्यान से, पहले लड़ाई झगड़ा अंदर अंदर ही रहता है ना, फिर बोलते हैं झगड़ा अंदर ही कर लो लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ अच्छे लोग समझाते हैं, लेकिन कब तक अंदर अंदर चलेगा, कभी ना कभी तो बाहर जाएगा। कब तक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कभी ना कभी तो पूरा डिवाइड होएगा। बात समझ गए ना। तो मतलब ये अंदर डिवाइड करते करते बाहर भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियर डिवाइड करेगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। जब क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। बात समझ गए ना, कोई पीड़ा परेशानी। अब देखो, सम सेल्स डू नॉट शो द डिवीजन, कुछ सेल ऐसी हैं वाहियात टाइप की जो डिवीजन शो नहीं करती हैं। मतलब वो एक बार बन गई तो अब बन गई। जैसे हार्ट सेल, जो दिल की सेल है, वो डिवाइड नहीं होती है, जो उसका बनना उसका शेप पूरा बन गया तो ना वो बनेगी, मतलब वो डिवाइड नहीं होती है। हाँ अब बिल्कुल उतने पे रहेगा वो हार्ट सेल। सम सेल डू नॉट, मतलब सम सेल डू नॉट शो डिवीजन, इसको हार्ट सेल बोलते हैं। अब मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली द ऑकेजनली, है ना, कुछ सेल ऐसी हैं ऑकेजनली मतलब तिथि त्योहारे जिसको बोलते हैं, डिवाइड करती है, बाकी नहीं रहती है। अब देखो इसमें ये कब आती हैं, देखो ये जैसे मान लो यहाँ पे चोट लग गई, अब उसकी मजबूरी है कि इसको क्या करना है, भरना है, तो तब वो डिवाइड होगी। मतलब जब कहीं इंजरी हो गई तो वो तैयार रहती, जैसे इंजरी हुई डिवाइड करना चालू। कल बताए थे कि इंजरी को भरना होगा, सेल ग्रोथ करके यहाँ नहीं अंदर भरेगी तो सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जब भी डैमेज हो जाएगी या कोई सेल को डेथ हो जाएगी तो वो सेल डिवाइड करती है। तो कुछ सेल ऐसी भी है जो ऑकेजनली डिवाइड करती है। अब कोई पीने पाने वाला आदमी रोज ही गिरा पड़ रहा है नाली में तो चोट लगती रहेगी। जो थोड़ा मतलब सिंसियर आदमी उसको चोट कम लगती है। अब बाइकर्स जैसे हैं जो यूं वाले अक्सर गिरते रहते हैं, है ना। अगला देखो, द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज एंड इंटर द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, मतलब जीवन फेज के बाद डिवाइड नहीं करके वो चली जाती हैं एक दूसरे फेज में, इनएक्टिव फेज में, मतलब वो रेस्टिंग कंडीशन में चली गई। अब वो डिवाइड नहीं की, उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या उसको बोलते हैं G0 स्टेज। अगर कोई भी सेल G0 स्टेज में चली गई, इसका मतलब अब वो सेल डिवाइड होने वाली नहीं है, वो अपने साइकिल से अलग निकल गई, तभी नहीं डिवाइड करेगी। समझ गए ना। अब उसकी भी कंडीशन होती है, उसकी भी जरूरत है ना। जैसे मान लो कि घर में 3-4 लोग हो गए, अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा स्टार्ट कर दिए,
अब लोग पहचान गए क्या, तू बहुत लड़ाई करता है।